जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशन क्लासेस में। पिछली क्लास में हमने डिस्कस किया था थॉर्नडाइक का संबंधवाद का सिद्धांत एवं उनके दिए गए अधिगम के नियम। 3 मुख्य नियम देखे थे और 5 गौण नियम। मुख्य नियम में अभ्यास का नियम, तत्परता का नियम एवं प्रभाव का नियम। प्रभाव के नियम को संतोष या असंतोष का भी नियम कह सकते हैं। तत्परता के नियम को तैयारी का नियम और अभ्यास के नियम को उपयोग का नियम भी कह सकते हैं, जिसकी चर्चा पिछली क्लास में की जा चुकी है। आज हम लोग को देखना है पावलोव का शास्त्रीय अनुबंध सिद्धांत। तो पावलोव जो थे एक रूसी शरीर शास्त्री थे, शरीर शास्त्री या शरीर वैज्ञानिक, फिजियोलॉजिस्ट थे। और इन्होंने अपना जो प्रयोग किया, ये शरीर शास्त्री थे और पाचन क्रिया की दहगी, फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेशन पे इन्होंने अपना प्रयोग किया और जिसके लिए इनको 1904 में 1904 में इनको नोबेल पुरस्कार भी प्राप्त हुआ। नोबेल पुरस्कार। इन्होंने अपना प्रयोग जो किया वो कुत्तों पे किया। प्रयोग कुत्तों पर किया। तो ये शरीर शास्त्री और ये पाचन क्रिया पे अपना अध्ययन कर रहे थे, वो भी कुत्तों पे। इन्होंने कुत्तों के लार ग्रंथि के पास से ऑपरेशन करके एक नली जोड़ दी, जिसको एक मापन से जोड़ दिया था कि कब किस समय कितना लार स्रावित करते हैं वो लोग, किस तरह पाचन होता है। इसलिए इन्होंने अपना प्रयोग कर रहे थे कि संयोगवश इन्होंने ध्यान दिया कि जब इनके नौकर कुत्तों को भोजन ला के दे रहे हैं तो भोजन आने से पहले वो लोग लार स्रावित कर रहे हैं। इन्होंने बताया, इन्होंने अपना मुख्य फोकस 4 चीज़ों पे किया: स्वाभाविक उद्दीपक, स्वाभाविक अनुक्रिया, अस्वाभाविक उद्दीपक, अस्वाभाविक अनुक्रिया। इन्होंने सोचा कि भोजन को देखना और देख के लार का आना तो ये स्वाभाविक अनुक्रिया है। भाई कोई भी व्यक्ति है, स्वाभाविक का मतलब जन्मजात जो क्रिया वो सब स्वाभाविक रूप से है। भोजन को देख के लार आना स्वाभाविक अनुक्रिया। कोई पीछे से आके डरा दिया या सुर मचाया तेज से तो देख के हम चौंक गए, डर जाना स्वाभाविक अनुक्रिया है। अब घंटी बजाने से लार आएगा बाहर, कोई ललचाएगा, तो कहीं ना कहीं अगर कोई घंटी बजा रहा है, हमको लार निकल रहा है, तो ये स्वाभाविक अनुक्रिया तो नहीं हो सकती। तो इस पे जब इनकी नज़र पड़ी तो इस पे इन्होंने आगे जाके ये सिद्धांत दे दिया, शास्त्रीय अनुबंध सिद्धांत। तो आज इसको हम लोग को देखना है। उससे पहले देख लेते हैं कि पावलोव के शास्त्रीय अनुबंध सिद्धांत को और किस नाम से जाना जाता है। पावलोव का पूरा नाम था E.P. पावलोव, इवान पेट्रोविच पावलोव। तो इस शास्त्रीय अनुबंध सिद्धांत को अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत, अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत या अनुबंधित अनुक्रिया सिद्धांत, अनुबंधित अनुक्रिया सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। इसको और भी नाम से कह सकते हैं हम लोग, परंपरागत अनुबंधन सिद्धांत, अनुबंधन सिद्धांत या प्रतिवादी अनुबंधन सिद्धांत, प्रतिवादी अनुबंधन सिद्धांत, या इसको हम लोग एस टाइप लर्निंग थ्योरी भी कह सकते हैं। एस टाइप लर्निंग थ्योरी या एस प्रकार का अधिगम सिद्धांत। ओहो, फैन नहीं बंद है सर, चलिए भाई सॉरी। तो एस टाइप लर्निंग थ्योरी, ठीक है। इससे पहले हम लोग देखे होंगे आप लोग, एक है एस आर टाइप लर्निंग थ्योरी, इसको दिए थॉर्नडाइक, जिसका अध्ययन हम लोग कर चुके हैं। आज हम लोग देख रहे हैं एस टाइप लर्निंग थ्योरी, इसको दिए हैं पावलोव। और अगली क्लास में हम लोग जो देखेंगे आर टाइप लर्निंग थ्योरी, इसको दिए हैं स्किनर। ठीक है, इस चीज को आप लोग ध्यान रखना भाई। एस आर टाइप लर्निंग थ्योरी थॉर्नडाइक, एस टाइप लर्निंग थ्योरी पावलोव और आर टाइप लर्निंग थ्योरी स्किनर महोदय दी हैं। तो पावलोव के सिद्धांत को अन्य किस नाम से, तो अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत या अनुबंधित अनुक्रिया सिद्धांत या परंपरागत अनुबंधन सिद्धांत
प्रतिवादी अनुबंधन सिद्धांत या एस टाइप लर्निंग थ्योरी के भी नाम से जाना जाता है। यूपीटेट के एग्जाम में पावलोव के सिद्धांत को किस नाम से जाना जाता है, तो कई नाम दे सकता है। देखो, यूपीटेट और सीटेट के एग्जाम में थोड़ा सा फर्क क्या होता है, इसमें सीधा सीधा फैक्ट देते हैं यूपीटेट में, सीटेट में फैक्ट नहीं देते, उसके एप्लीकेशंस देते हैं। जैसे पूछ लिया प्रतिवादी अनुबंधन सिद्धांत किसका है, पावलोव का, ये समझ लो हो गया यूपीटेट के लिए। सीटेट में वही चीज पूछेगा तो सीधा फैक्ट नहीं पूछेगा, आपसे एग्जाम्पल दे के पूछेगा। कोई व्यक्ति बुरी आदतों से ग्रसित है, उसको धीरे धीरे रास्ते पे लाने के लिए किसका प्रयोग किया जा सकता है, या कोई बच्चा है खरगोश से डर रहा है, धीरे धीरे उनके बीच की दूरी कम कर दी गई, अब बच्चा खरगोश को अपने हाथ में लेके खेल रहा है, यहाँ पे किसका सिद्धांत काम किया, तो ये सीटेट में पूछ सकता है। ठीक है, आपसे पूछ लिए एक सिंग वाला गैंडा कहाँ पाया जाता है, तो आप कहेंगे असम में, ये यूपीटेट का क्वेश्चन हो गया। और वही सीटेट में अगर पूछना हुआ तो आपसे कहेगा कि सरिता अपने स्कूल में अपने दोस्तों से बता रही है कि अगले हफ्ते उसके मामा आएंगे उसको लेने, उसकी नानी का घर पूर्वोत्तर राज्यों में स्थित है, और वो बता रही है कि मैं अपनी नानी के वहां जाऊंगी तो एक सींग वाला गैंडा दिखाने के लिए मेरे मामा मुझे ले जाएंगे। बताओ उस सरिता की नानी का घर किस राज्य में है, असम में है। चीजें वही होती हैं, बस सीटेट आपको देखना चाह रहा है कि आप वहां तक पहुंच पा रहे हैं कि नहीं, और यूपीटेट सीधा सीधा फैक्ट आपसे पूछ लेता है। ठीक है, तो इन्होंने अपने प्रयोग में क्या किया, इन्होंने अपने प्रयोग में स्वाभाविक और अस्वाभाविक के बीच पहले अंतर हम लोग समझते हैं। स्वाभाविक का मतलब वो है कि जो प्राकृतिक रूप से हो, हम लोग को भोजन देख के लार आ रहा है तो भोजन स्वाभाविक उद्दीपक है, लार आ गया तो स्वाभाविक अनुक्रिया। और वही कोई घंटी बजा रहा है, घंटी बजाने के बाद हमारे अंदर लार आ रहा है, तो स्वाभाविक चीज तो नहीं हो सकती, तो ये अनुबंधित या अस्वाभाविक या कृत्रिम अनुक्रिया होगी। तो पहले देख लेते हैं जो टर्म आएगा, एक आएगा यूसीएस, अनकंडीशनल स्टिमुलस। जहां भी यूसीएस दिखेगा उसको हम लोग को समझना है कि ये स्वाभाविक उद्दीपक की बात हो रही है, स्वाभाविक उद्दीपक या प्राकृतिक उद्दीपक। और वही यूसीआर है तो अनकंडीशनल लिख देते हैं भाई, अनकंडीशनल रिस्पॉन्स, यानी स्वाभाविक या प्राकृतिक अनुक्रिया। ये इनके प्रमुख अंग है, प्रयोग के प्रमुख अंग। कहीं दिखा हम लोग का अगर यूएस दिखेगा, सीएस सॉरी, हम लोग को कहीं भी सीएस दिखा यानी कंडीशनल स्टिमुलस, कंडीशनल स्टिमुलस यानी अस्वाभाविक। यह स्वाभाविक रूप से नहीं है, अस्वाभाविक है, कंडीशनल है, अस्वाभाविक या कृत्रिम उद्दीपक। अब वही अगर देख गया सीआर यानी कंडीशनल रिस्पॉन्स, अस्वाभाविक अनुक्रिया या कृत्रिम अनुक्रिया। इन्होंने अपने प्रयोग में क्या किया कि जब देखा कि पैरों की आवाज सुन के ही लार निकल जा रहा है, तो इन्होंने इस पे और आगे अध्ययन करने के लिए भोजन देने से पहले घंटी बजाई, कोई लार नहीं निकला। अब भोजन दिया तो लार निकल रहा है। अब इन्होंने भोजन देने से पहले घंटी बजाना शुरू किया। पहले घंटी बजाने थे तब भोजन देते थे, फिर घंटी बजाते थे तब भोजन देते थे। जब यही बार बार कई दिनों तक ये प्रक्रिया दोहराई गई तो एक समय ऐसा आया कि जब भी घंटी बजाई गई तो तुरंत उसने लार देना शुरू कर दिया। शुरू में तो हमको उसको घंटी पहनाना था, लेकिन उसको लार से उसको भोजन से मतलब था, तो भोजन तो हम लोग लाते थे, उसके साथ साथ घंटी भी बजा देते थे, तो वो भोजन के प्रति ही लार निकालता था, जो कि स्वाभाविक अनुक्रिया थी। जब कई बार इसको दोहराया गया तो एक समय ऐसा आया कि सारी घंटी बजा रहे हो, उसका अनुबंधन घंटी से हो गया, वो समझ गया है कि जब घंटी बजेगी तभी भोजन आएगा। अब जब भी घंटी बजाई जाती थी उसके मुख से लार निकल जाता था, यानी उसका उस घंटी के प्रति अनुबंधन हो गया था,
या अनुकूलन हो गया था। अब उस घंटी के प्रति जो लार निकाल रहा है वो क्या है, वो स्वाभाविक अनुक्रिया नहीं है, अनुकूलित अनुक्रिया है या अनुबंधित अनुक्रिया है, अस्वाभाविक अनुक्रिया है। तो इन्होंने उसी का सामान्यीकृत कैसे किया ये देखते हैं। ये टर्म आप लोग को याद रखना है, जहां भी UCS दिखेगा अनकंडीशनल स्टिमुलस यानी अस्वाभाविक उद्दीपक, जहां भी UCR दिखेगा मतलब वही UCS का मतलब स्वाभाविक उद्दीपक, UCR का मतलब स्वाभाविक अनुक्रिया, CS का मतलब कंडीशनल स्टिमुलस अस्वाभाविक उद्दीपक, और CR का मतलब कंडीशनल रिस्पॉन्स, कंडीशन के साथ अनुक्रिया कर रहा है यानी कृत्रिम या अस्वाभाविक अनुक्रिया। इन्होंने प्रयोग में पहले क्या किया, पहले घंटी बजाई तो देखा नो रिस्पॉन्स, मतलब वो घंटी को जान ही नहीं रहा क्या है, घंटी क्या है, कंडीशनल स्टिमुलस है, ठीक है, कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया यानी घंटी को नहीं पहचान रहा है। और इन्होंने जब भोजन दिया, भोजन तो देखा वो लार निकाल रहा है, भोजन क्या है, UCS है, अनकंडीशनल स्टिमुलस है, प्राकृतिक उद्दीपक है, और इसके प्रति ये भी अनकंडीशनली यानी प्राकृतिक रूप से लार निकाल रहा है, इतना तो स्वाभाविक था, सही बात है। अब इन्होंने क्या किया, भोजन के साथ साथ घंटी बजाना शुरू किया। पहले घंटी बजाते थे फिर भोजन प्रस्तुत करते थे। भोजन क्या है भाई, स्वाभाविक उद्दीपक है, अनकंडीशनल स्टिमुलस है, उसी के साथ साथ इन्होंने घंटी बजाना शुरू किया, कंडीशनल स्टिमुलस, मतलब स्वाभाविक उद्दीपक के साथ साथ अस्वाभाविक उद्दीपक भी प्रस्तुत करना शुरू किया। तो ये लार निकाल रहा है, लेकिन ये लार किसके प्रति निकाल रहा है, भोजन के प्रति, वो घंटी को कुछ समझ ही नहीं रहा है अभी। तो ये था आप लोग का अनकंडीशनल रिस्पॉन्स या स्वाभाविक अनुक्रिया। जब यही प्रक्रिया कई दिन तक लगातार दोहराई गई तो एक समय ऐसा आया कि सिर्फ घंटी बजाने पर ही कुत्ते ने लार निकालना शुरू कर दिया। अब ये जो लार निकाल रहा है वो भोजन के प्रति नहीं निकाल रहा है, वो घंटी को ही भोजन समझ लिया है और इसके साथ अनुबंधन हो चुका है, तब ये लार निकाल रहा है। और इस लार को हम लोग स्वाभाविक अनुक्रिया नहीं कहेंगे, अस्वाभाविक अनुक्रिया हो गई है, क्योंकि ये घंटी से बच गई, तो इसको कहेंगे अनुकूलित अनुक्रिया, अनुकूलित या अनुबंधित अनुक्रिया, अनुबंधित अनुक्रिया। तब इन्होंने कहा कि जब किसी अस्वाभाविक उद्दीपक को स्वाभाविक उद्दीपक के साथ लगातार प्रस्तुत किया जाता है तो एक समय ऐसा आता है कि प्राणी का या अधिगमकर्ता का उस अस्वाभाविक उद्दीपक के साथ, इस अस्वाभाविक उद्दीपक के साथ अनुबंधन हो जाता है और उसके प्रति जो क्रिया की जाती है उसे हम लोग कहते हैं अनुकूलित या अनुबंधित अनुक्रिया। एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछा हुआ है कि जब कुत्ता केवल घंटी की आवाज सुन के लार निकाला तो उसका ये लार का निकालना कौन सी अनुक्रिया कहलाती है। ऑप्शन नंबर ए था स्वाभाविक अनुक्रिया, ऑप्शन नंबर डी पे था प्राकृतिक अनुक्रिया, ऑप्शन नंबर सी पे अनुकूलित अनुक्रिया, ऑप्शन नंबर डी पे अनअनुकूलित अनुक्रिया। तो कौन सा जाएगा, केवल घंटी की आवाज सुन के लार निकाल रहा है, ये कंडीशनल रिस्पॉन्स है, ना कि स्वाभाविक, इसी को कहते हैं अस्वाभाविक अनुक्रिया। प्रयोग आप लोग का समझ में आ गया। देखिए हमको तो पहनाना था घंटी, लेकिन इस कुत्ते का जो इंटरेस्ट था, जो कुत्ता जो चाह रहा था, उसको जो पसंद था वो था भोजन, उसे पसंद था भोजन, हमको पहनाना था घंटी या पहचानवाना था घंटी। तो इस घंटी को हम लोग भोजन के साथ साथ लगातार प्रस्तुत कर रहे हैं, तो एक समय ऐसा आया कि घंटी को पहचान लिया। यही कारण है कि हम लोग प्राइमरी में या UKG LKG बच्चों को क्या पढ़ाया जाता है, का से कबूतर, खा से खरगोश, गा से गमला। बच्चे को पसंद होता है कबूतर, गमला, घड़ी, हम लोग को सिखाना होता है का, खा, गा। तो उस स्वाभाविक उद्दीपक को जो बच्चे को पसंद है उसके साथ साथ जो हम लोग सिखाना चाह रहे हैं, दोनों को एक साथ प्रस्तुत किया जाता है तो बच्चा सीख लेता है। इस सीखने के लिए इन्होंने कुछ दशाएं भी बताई, उस दशाओं पे हम लोग चर्चा करते हैं, ठीक है। आइए देखते हैं इसके लिए दशाएं कौन कौन सी हैं। इसको मिटा दें भाई, चलिए उसका काम भी नहीं भी, एक मिनट।
ठीक है, देखते हैं इनकी दशाएं कौन कौन सी थी। क्या था इनकी दशाएं, अनुबंधन की दशाएं, कंडीशंस। तो पहली दशा क्या थी कि उद्दीपक और स्वाभाविक उद्दीपक, अस्वाभाविक और स्वाभाविक उद्दीपक को अस्वाभाविक और स्वाभाविक उद्दीपक को प्रस्तुत करने का एक निश्चित क्रम होना चाहिए, का एक निश्चित क्रम होना चाहिए। यानी पहले जो उसको पसंद है वो नहीं दो, जिसमें उसका इंटरेस्ट है वो नहीं देना है, जो हम उसको सिखाना चाह रहे हैं पहले वो देना है। तो पहले उसे क्या दिया गया, घंटी, बाद में भोजन दिया गया। यानी ये कंडीशनल स्टिमुलस को पहले, अनकंडीशनल स्टिमुलस को बाद में दिया जाना चाहिए। यानी अस्वाभाविक उद्दीपक को पहले, अस्वाभाविक उद्दीपक को बाद में प्रस्तुत किया जाना चाहिए। पहला नियम ये था। दूसरी दशाएं क्या होनी चाहिए, उनको प्रस्तुत करने के बीच, उद्दीपकों को, दोनों उद्दीपकों को प्रस्तुत करने के बीच एक निश्चित समय अंतराल होना चाहिए, एक निश्चित समय अंतराल। और ये समय अंतराल आधा सेकंड का होना चाहिए। किसी किसी बुक में 3 सेकंड मिलता है, तो हम लोग लिख लेते हैं कि आधे से 3 सेकंड का समय अंतराल होना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। देखो घंटी बजाए अभी, खाना दिए बहुत देर बाद, तो क्या उसका अनुबंधन घंटी के साथ होगा? कभी नहीं हो पाएगा। तो सेम वही चीज़ लर्निंग में भी होगा कि जो चीज़ सिखाना हो उसको और जिसमें उसका इंटरेस्ट हो उसको, दोनों को एक साथ प्रस्तुत किया जाए। अब मैक्सिमम समय आधा सेकंड या 3 सेकंड का होना चाहिए। यही रीजन है कि हम लोग जब बच्चे को पढ़ाते हैं प्राइमरी में, का से कबूतर, खा से खरगोश, ए फॉर एप्पल, तो ऐसा कोई भी टीचर नहीं पढ़ाता होगा कि ए फॉर, बच्चे लोग कहें ए फॉर, बोलो फिर एप्पल, बच्चे लोग बोले एप्पल। ऐसा कोई टीचर नहीं पढ़ाता होगा। हर कोई एक साथ ही बोलते होंगे ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉय, ताकि ए और एप्पल के बीच में ज़्यादा से ज़्यादा 3 सेकंड का समय हो। आधे सेकंड से 3 सेकंड के बीच से समय से ज़्यादा ना होने पाए, क्योंकि अगर इससे ज़्यादा समय लगेगा तो अनुबंधन कमजोर होगा या अनुबंधन बनेगा ही नहीं। ठीक है, अगली दशाएं क्या थी, स्वाभाविक उद्दीपक को अधिक प्रभावशाली होना चाहिए, अधिक प्रभावशाली होना चाहिए। बच्चे को जो पसंद है या सीखने वाले को जो पसंद है या अध्ययनकर्ता जो चाह रहा है वो प्रभावशाली हो ज़्यादा, सिवाय उसके कि अस्वाभाविक वाले के। अगर जो चाह रहा है वो कम प्रभावशाली है और उससे पहले वाला ज़्यादा प्रभावशाली है, उस पर लोड पड़ जाएगा, वो सीख नहीं करेगा। ठीक है, तो इसी वजह से आप लोग देखे होंगे जो बच्चे लोग के ए फॉर एप्पल लिखा होता है, कपिया पे जो छवि होती है भाई एप्पल, सपोज एप्पल है, ये जो होता है चटकार होता है खूब लाल लाल कलर का, ये उतना चटकारा नहीं होता है जितना एप्पल होता है। बॉय को खूब 3D फिगर में बढ़िया से दिखाया जाता है एप्पल बॉय। तो यही बात है कि स्वाभाविक उद्दीपक को अधिक प्रभावशाली होना चाहिए। तीसरा क्या है, ये जो दोनों लोग को साथ में प्रस्तुत किया जा रहा है, ये क्रिया बार बार दोहराई जानी चाहिए, बार बार दोहराया जाना चाहिए, बार बार दोहराया जाना चाहिए। यानी जो कंडीशनल स्टिमुलस और अनकंडीशनल स्टिमुलस को एक साथ हम लोग प्रस्तुत कर रहे हैं, इसको बार बार कई दिनों तक दोहराया जाना चाहिए, तभी अनुबंधन होगा, अन्यथा अनुबंधन कैसा होगा भाई, कमजोर होगा। ठीक है, अगली दशाएं क्या होनी चाहिए, अच्छा बीच में कोई अवरोध नहीं होना चाहिए। 5वां आता है कोई बाह्य अवरोध, कोई बाह्य अवरोध ना हो। जिस समय भोजन दिया जाता है घंटी बजा के, जिस समय घंटी बजा रहे हो उसी समय कोई ठक ठक कोई किली ठोक रहा है,
कोई कहीं और कुछ काम कर रहा है, तो वो घंटी से उसका अनुबंधन नहीं हो पाएगा। आप लोग देखो, जो इसी वजह से यही रीजन है, वो कोई बाह्य अवरोध ना हो किसी आदर्श विद्यालय के लिए। ये आ रहा है कि नहीं भाई फ्रेम में? एक मिनट, चलिए चलने लायक है। किसी आदर्श विद्यालय के लिए कंडीशन, सबसे पहली जो जरूरी कंडीशन क्या है, वो कंडीशन ये है कि एक आदर्श विद्यालय के लिए, सबसे पहले आदर्श विद्यालय होने के लिए जरूरी है कि चारों तरफ चारदीवारी या बाउंड्री होनी चाहिए। 1 से लेकर 5 तक का अलग अलग कमरा होना चाहिए, शिक्षकों के लिए अलग कमरा, 6, 7, 8 का अलग कमरा। क्यों होता है ऐसा? ये कंडीशन है एक आदर्श विद्यालय के लिए। जब आप लोग पढ़ेंगे तमाम आयोग उसमें ये चीजें हम लोग को देखने को मिलने वाली हैं। ठीक है, यहाँ नल का पानी हो गया और कुछ हो गया, तमाम। ये क्यों अलग अलग कमरा हो, चारदीवारी हो, बच्चा बाहर ना जाके। ऐसा होगा कि बच्चे को यहाँ पढ़ा रहे हैं, अब बाहर चारदीवारी नहीं है और वो पे ट्रक जा रहा है, तो लड़का पढ़ेगा नहीं, उधर देखेगा, क्या हो गया, बाह्य अवरोध। जेसीबी से खुदाई हो रही है, बच्चा पढ़ेगा नहीं, जेसीबी देखेगा। सर जी आप लोग के देखेंगे, अनुबंधन होगा? नहीं हो पाएगा। तो जो चीज सिखाना है उसके बीच में जब प्रस्तुत कर रहे हैं या पढ़ा रहे हैं, तो कोई बाह्य अवरोध नहीं होना चाहिए। अलग अलग कमरा क्यों होना चाहिए? क्योंकि 2 अलग अलग कमरे हैं, कक्षा 1 का 2 का अलग, 3 का अलग। अगर बीच में पार्टीशन ना दिया जाए, वैसे क्लास चलाओ, उधर वाले मुंह बच्चे उधर मुंह करके पढ़े, इधर वाले इधर मुंह करके पढ़े, इसमें कुछ और हो रहा है, उसमें कुछ और हो रहा है। मान लो इसमें ज्यादा इंटरेस्टिंग चीज कुछ चल रही है, बच्चा लोग उधर नहीं ध्यान दे के इधर ध्यान देंगे, क्या है, बाह्य अवरोध है। तो इन्होंने अनुबंधन की दशाएं जो बताई, पहला क्या, अस्वाभाविक उद्दीपक को स्वाभाविक उद्दीपक के साथ प्रस्तुत करने का एक निश्चित क्रम होना चाहिए। पहले अस्वाभाविक, बाद में स्वाभाविक, उनके प्रस्तुत करने के बीच एक निश्चित समय अंतराल होना चाहिए, आधे से 3 सेकंड का। तीसरा क्या है, स्वाभाविक उद्दीपक को अधिक प्रभावशाली होना चाहिए, जिसको पसंद कर रहा है वो अधिक प्रभावशाली हो। अच्छा, ये 2 एक साथ प्रस्तुत करने की बात, इसको बार बार दोहराया जाना चाहिए, तभी अनुबंधन होगा या अनुकूलन होगा। कोई बाह्य अवरोध नहीं होना चाहिए, यानी कि बीच में कोई खटर पटर या कोई डिस्टर्बेंस चीज ना हो जो डिस्टर्ब करे। ठीक है, इसमें किसी को दिक्कत हो तो बताओ, इसमें किसी भाई बहन को दिक्कत हो तो बताओ, मिटा इसको। चलो, पावलक का सिद्धांत किस पे किया भाई प्रयोग? तो कुत्ता पे। कहाँ के थे? तो रूस के शरीर शास्त्री थे। नोबेल पुरस्कार कब मिला? 1904 में। अन्य किस नाम से जान सकते हैं? तो परंपरागत अनुबंधन सिद्धांत, अनुकूलित अनुबंधन सिद्धांत, अनुबंधित अनुक्रिया सिद्धांत, प्रतिवादी अनुबंधन सिद्धांत या एस टाइप लर्निंग थियरी। प्रयोग किस पे किया? तो कुत्तों पे किया। ठीक है, सिर्फ घंटी बजाने पर कुत्ते द्वारा लार निकालना कौन सी अनुक्रिया है? तो अनुकूलित अनुक्रिया है या अनुबंधित अनुक्रिया है। इतना अगर क्लियर है तो इसके कुछ सिद्धांत आते हैं। सिद्धांत से बहरहाल क्वेश्चन पूछता नहीं है, लेकिन जान लेते हैं सिद्धांत। 4-5 हैं वैसे ही। पहला आता है आप लोग का उत्तेजना, एक्साइटेशन, फिर विलोपन है, स्वतः पुनर्लाभ है, उद्दीपक समानीकरण है, उद्दीपक विभेदन, बाह्य अवरोधन और कालिक्रम। देखो, उत्तेजना कुछ भी नहीं है। जब स्वाभाविक को अस्वाभाविक के साथ प्रस्तुत किया जाता है, तो उस अस्वाभाविक की वजह से स्वाभाविक उद्दीपक के प्रति उसकी उत्तेजना बढ़ जाती है, जिससे तेजी से अनुबंधन होता है या अनुकूलन होता है या सीखना तेजी से होता है। दूसरा क्या है? विलोपन। जब कई दिनों तक लगातार सिर्फ घंटी बजाई गई लार निकाल रहा है, घंटी बजाई गई लार निकाल रहा है, तो एक समय ऐसा आया भोजन पा ही नहीं रहा है, खाली घंटी बजा रहे हो, एकदम चपका के तैयार हो जा रहा है कि हाँ खाना आ रहा है, खाना ही बने किया, तो धीरे धीरे वो घंटी की आवाज सुन के भी लार नहीं निकालेगा। इसी के कहते हैं क्या? विलोपन। अगला आता है स्वतः पुनर्लाभ। कई दिन तक भोजन नहीं पाया, अचानक जब घंटी बजी तो फिर अपने आप लाभ स्रावित कर दिया। इसी को कहते हैं स्वतः पुनर्लाभ, यानी सीखने में भूलना और फिर याद आना, ये सब समाहित हो सकता है। उद्दीपक समानीकरण क्या है? तो उद्दीपक समानीकरण क्या है कि घंटी की आवाज से उसका अनुबंधन हुआ है, उसी से मिलती जुलती कोई दूसरी आवाज सुना, तब भी वो लाभ निकाल दिया। यही क्या है? उद्दीपक समानीकरण। अगला आएगा उद्दीपक विभेदन। जब लगातार कई दिन तक घंटी बजाई गई, खाना दिया गया, घंटी बजाई गई, खाना दिया गया, तो एक समय ऐसा आएगा कि घंटी के अलावा और दूसरी चीज भी कुछ बजेगा तो जान जाएगा कि घंटी नहीं है, कुछ दूसरी चीज है। तो इसी को कहते हैं
उद्दीपक विभेदन। ठीक है, इसकी शैक्षिक निहितार्थ क्या है भाई? बाकी बा अवरोध और कालिक क्रम आप लोग देखे ही हैं कि बा अवरोध नहीं होना चाहिए कालिक क्रम में, पहले अस्वाभाविक तब स्वाभाविक होना चाहिए। ठीक है ना। शैक्षिक निहितार्थ क्या है इसके? शैक्षिक निहितार्थ एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस, यही इंग्लिश होगा ना भाई। तो पहला, अच्छी आदतों के निर्माण में सबसे पहले तो हम लोग यही देखें कि ए फॉर एप्पल जो पढ़ रहा है ये बच्चा कैसे पढ़ रहा है, ऐसा यही से पढ़ रहा है। ये है हम लोग का अस्वाभाविक और ये आप लोग का स्वाभाविक, जिसे बच्चा देख के ललचाए। हम लोग को पढ़ाना होता है ये, लेकिन उसको पसंद है ये। तो जो उसको पसंद है वो बाद में, जो हम लोग को सिखाना है वो पहले। तो पहले ए पढ़ाया जाता है, तब ए फॉर एप्पल। बीच में जब तक फॉर कहते हैं तब तक आधे से 3 सेकंड का समय लगे, उससे ज़्यादा का समय ना ले। पहला शैक्षिक निहितार्थ यही हो गया। इसी पे आप लोग ये भी कह सकते हो कि अच्छी आदतों के निर्माण में, अच्छी आदतों के निर्माण में, जैसे कोई बच्चा मोबाइल चलाने का बड़ा आदी है, बहुत आदी, मोबाइल हमेशा जब देखो तब लेके बैठा रहता है। अब उसकी मम्मी कह रही हैं कि मोबाइल उससे छुड़वाना है। उसकी मम्मी कह रही हैं कि बेटा होमवर्क नहीं करते हो, अब जब तक होमवर्क नहीं करोगे तब तक तुमको मोबाइल नहीं मिलेगा, पहले होमवर्क करो तब तुमको मोबाइल मिलेगा। चलो आज होमवर्क किया बच्चा, फिर मोबाइल जाके चलाया, बढ़िया से गेम खेला। अगले दिन फिर मोबाइल लेके बैठा, फिर मम्मी आई मारी 2 चाटा, बोली बेटा पहले होमवर्क तब फिर मोबाइल। अगले दिन फिर पहले होमवर्क किया फिर मोबाइल। कई दिन तक लगातार जब ऐसे हुआ ना, अगले दिन उसको कहना नहीं पड़ेगा, वो अपने आप जान गया कि पहले हम होमवर्क कर लेंगे तब मोबाइल छुएंगे। क्या है? अच्छी आदत का निर्माण है। कोई बिटिया पढ़ के आ रही है, अपना बैग वो फेंक दी और जाके खाना मांग रही है, मम्मी खाना दो। मम्मी कही नहीं, पहले बैग उठा के रखे हो तब खाना मिलेगा। अगले दिन फिर आई, फिर बैग वो फेंक दी, फिर खाना मांग रही है। मम्मी कही नहीं, पहले बैग वो टांग के आओ तब खाना मिलेगा। एक समय ऐसा आएगा कि उसको कहना नहीं पड़ेगा, अपने आप बैग वो टांग देगा और तब खाना मांगेगा। ये सब क्या है? अनुकूलित अनुबंधन सिद्धांत है। और इसी वजह से इस पावलो को अनुबंधन का जनक कहा जाता है। अनुबंधन का जनक, फादर ऑफ कंडीशनिंग। ठीक है। और क्या हो सकता है? इस पे क्वेश्चन भी बना था कि एक लड़की है अपना कार्डिगन या स्वेटर निकाल के फेंक देती है, उसकी मम्मी कहती है पहले तुरंत खूंटी पे टांग के आओ। तो किस सिद्धांत से संबंधित? तो इन्हीं के सिद्धांत से संबंधित था। इससे जितने भी क्वेश्चन बने हम लोग को देखना है। बुरी आदतों के निराकरण में भी कह सकते हैं, बुरी आदतों को समाप्त करने में भी इसका प्रयोग किया जा सकता है। वही बात है। ठीक है। जैसे हम ही लोग देखो, गाँव में बहुत लोग बीड़ी पीता है। मजदूर लोग आएगा, पहले सुरती ठोकेगा, सुरती खाएगा तब जाके मजदूरी पे लगेगा, चल भाई तसला उठाओ। उन लोग का क्या अनुबंधन है? जब तक सुरती नहीं खाए हैं तब तक काम में मन नहीं लगेगा। सुरती खा लिए, ठोक के खा लिए, तब जाके काम में लगेगा। क्या है? अनुकूलन हो चुका उन लोग का सुरती के साथ। ठीक है। कुछ लोग का बीड़ी के साथ हो जाता है, कुछ लोग का सिगरेट के साथ हो जाता है, कई वो आप लोग का मोबाइल के साथ हो गया होगा, फ्रेश होने जाते होंगे मोबाइल लेके जाते होंगे। क्या है? अनुबंधन है। ठीक है। कोई बच्ची अगर सो रही है, उसकी मम्मी जगा रही है, पहले उठती हैं, लाइट जलाती हैं, अब फिर बाबू को जगाती है, मैं नहीं उठो तैयार हो जाओ। अगले दिन फिर उठी, दरवाजा खोली, लाइट जलाई, फिर जगाई। फिर अगले दिन उठी, पहले दरवाजा खोली, लाइट जलाई, फिर जगाई, उठो तैयार हो जाओ। तो धीरे धीरे उसका अनुकूलन हो जाएगा। जैसे ही दरवाजा खुलेगा या मम्मी जैसी लाइट जलाएंगी, बच्ची अपने आप उठ जाएगी। सब क्या है? उसी के एक उदाहरण है। ठीक है ना। सीटेट में इस टाइप का क्वेश्चन पूछता है। तो पावलो के सिद्धांत में किसी को कोई दिक्कत हो तो बताओ भाई, किसी भी प्राणी को कोई दिक्कत होगी तो कमेंट में बताना। आज के लिए इतना ही। अगली क्लास हम लोग देखे आएंगे स्किनर का जो क्रिया परस्पर सिद्धांत है, जिसे आर टाइप लर्निंग थ्योरी कहते हैं, उस पर चर्चा करेंगे। बाकी थोड़ा व्यस्तता की वजह से वीडियो लेट आती है, धीरे धीरे सब कुछ ठीक हो जाएगा। मिलते हैं अगली क्लास में।